Can you all see it? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So, मैम yes. मैम लास्ट क्लास से एक डाउट है. बोलो बेटा. Yes. मैम आपने पोस्चर रिएक्शन में 3 बताए थे, प्रोटेक्टिव एंड इक्विलिब्रियम रिएक्शन एंड राइटिंग रिएक्शन. तो मैम जो थर्ड पॉइंट था राइटिंग रिएक्शन, वो वाला एक बार बता देना दोबारा. बता देती हूँ शॉर्ट में, क्योंकि हम इसी को थोड़ा डिस्कस करेंगे अभी. जो आई एम द टॉपिक विच आई वुड बी कवरिंग इज ऑन डेवलपमेंटल रिफ्लेक्सेस एंड रिएक्शंस. ठीक है. तो मैंने, क्योंकि दिस इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ट्रीटमेंट एस्पेक्ट आल्सो एंड असेसमेंट पर्पस आल्सो. वैसे तो आपको भी पता है कि वी आर होपिंग कि नेक्स्ट में आप लोग क्लिनिकल आओगे ही आओगे, ऐसा हम मान के चल रहे हैं. बट क्योंकि अभी आपका ओरिएंटेशन में ये सब चीजें नहीं हुई, इसलिए मैंने आपको, ये इम्पोर्टेंट है इसलिए मैंने इसके लिए इसकी क्लास ले रही हूँ. अदरवाइज एक क्लास में हम लोग प्रैक्टिकल करते थे. तो स्टिल यू आर आस्किंग राइटिंग रिएक्शन. राइटिंग रिएक्शन में दो तरीके के होते हैं, मैच्योर एंड इमेच्योर राइटिंग. ठीक है. मैच्योर एंड इमेच्योर राइटिंग मींस the mature writing is considered a part of the postural reactions which has to be present throughout life. ठीक है. अगर मैं आपको, if I tilt you, I push you, or you are doing any movement transition. Now what do you understand by movement transition is कि एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में आना. ट्रांजिशन का मतलब होता है इट्स अ स्टेट ऑफ शिफ्ट. जैसे मैं उठने से बैठी, सिट टू स्टैंड. सो स्टैटिक पोजीशन में हम तो नहीं आ सकते ना. खड़े और बैठना, ये तो दोनों स्टैटिक पोजीशन हो गई, जिसमें हम वी कैन ऑब्जर्व द पोस्चर, द एटीट्यूड ऑफ द लिम्ब, एवरीथिंग. बट देन व्हाट अबाउट द मूवमेंट ट्रांजिशन, मतलब हाउ डज द चाइल्ड कम्स फ्रॉम सिटिंग टू स्टैंडिंग. दैट इज मूवमेंट ट्रांजिशन. ट्रांजिशन करने के लिए एक पोजीशन से दूसरे में आना. ठीक है. तो राइटिंग रिएक्शंस जो होते हैं, वो मतलब है अपने आप को सीधा करना, अपने आप को एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में लाना. द एबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू राइट हिज बॉडी विद रेस्पेक्ट टू दी बेस लाइन पोजिशन. चाहे वो लाइन से सिटिंग भी हो सकती है, राइटिंग आपकी रोलिंग में भी हो सकती है कि आप उल्टे हो तो ऑब्वियसली यू विल टर्न टुवर्ड्स सुपाइन पोजीशन, एंड देन सुपाइन से सिटिंग भी हो सकती है. तो दैट इज राइटिंग एबिलिटीज. ठीक है. तो मैच्योर में तो यू ऑल हैव इट, यू ऑल ओ इट, यू ऑल पोजेस इट. ठीक है. बिकॉज यू ऑल हैव इंटीग्रेटेड रिफ्लेक्सेस. आपको रिफ्लेक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, देयर इज नो इंसल्ट टू योर नर्वस सिस्टम. ठीक है. तो दैट इज मैच्योर राइटिंग. और जो इमेच्योर राइटिंग होती है, उसमें इफ द चाइल्ड कैन नॉट राइट हिज बॉडी, अगर हम उसे चेक करते हैं, अगेन मैंने आपको बताया था, ऐसे तो मैं भी कवर करवा रही हूँ कि आपको ना राइटिंग में एज इज वेरी इंपॉर्टेंट, सिंस इट इज स्लाइटली हायर लेवल रिफ्लेक्स. तो इसीलिए आप राइटिंग में बच्चे को अगर आप नेक को टर्न करते हो टुवर्ड्स वन साइड, तो द चाइल्ड शुड नॉट बी स्टैटिक. स्टैटिक मतलब ही शुड नॉट बी पैसिव, इन अ पैसिव स्टेट, स्पेशली अप टू 6 months. एज आई सेड कि जनरली 6 months तक रिफ्लेक्सेस का इफेक्ट रहता है. थोड़ा ऊपर नीचे है कुछ रिफ्लेक्सेस का, बट जनरली 6 months के बाद रिफ्लेक्सेस नहीं, यू कैन नॉट सी द रिफ्लेक्सेस इन द चाइल्ड. ठीक है. तो 6 months तक आप, अगर बच्चा अपने आप, आपने हेड टर्न किया टुवर्ड्स वन साइड, रोटेशन ऑफ हेड व्हेन द चाइल्ड इज लाइंग, द चाइल्ड शुड राइट हिज बॉडी. ठीक है. टुवर्ड्स द स्टिमुलस साइड. तो दैट इज हेड राइटिंग और बॉडी राइट. अगर आपने बॉडी को टर्न किया, पेल्विस से आपने बॉडी को रोटेट किया, तो बच्चे को उसी तरफ घूमना चाहिए, राइटिंग करनी चाहिए. ठीक है. गर्दन भी उसी तरफ ले जाएगा. सो दैट इज राइटिंग. हेड राइटिंग हो सकता है, बॉडी राइटिंग हो सकता है. इज इट क्लियर? यस मैम. बाकी तो आप समझ लो एक बार रिफ्लेक्सेस क्योंकि किस ऑर्डर में आते हैं, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? सो लेट अस बिगिन. These reflexes, primitive, these are having different names or terminology, you can say. उनको इनको प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस को, स्पेसिफिकली प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस की बात करते हैं, जो विच इज देयर इन अ न्यूबॉर्न, आर ऑल्सो टर्म्ड एज इन्फेंटाइल, क्योंकि इन्फेंट की एज 1 साल तक होती है सिर्फ, और ये रिफ्लेक्सेस 1 साल से पहले ही खत्म हो जाते हैं. आई मीन यू कैन से दैट खत्म हो जाते हैं या मॉडिफाई होते हैं, इनहिबिट होते हैं. इस पे भी अगेन एज आई सेड कि डिफरेंट बुक्स हैव मेंशन्ड डिफरेंट, मे बी कॉइन डिफरेंट टर्मिनोलॉजी. ठीक है. So most appropriate what I would like recommend is कि these reflexes completely abolish कभी नहीं होते. ठीक है. अगर होते होते, मतलब अगर ऐसा हुआ होता, तो जब भी एडल्ट में भी कोई ब्रेन डैमेज होता है,
जैसे स्ट्रोक होता है कुछ, तो उसमें ये वापस नहीं आते, राइट? जैसे कि ये कब आते हैं, जस्ट एक्सक्यूज मी। सो रिफ्लेक्सेस जो होते हैं वो कंप्लीटली डिसअपियर नहीं होते, दिखते नहीं है। इट डज नॉट शो इट्स इफेक्ट बिकॉज इट मॉडिफाइज, ठीक है? So we can say that these reflexes are the reflex actions. Why reflex actions? Because you must have done motor examination. Theoretically तो किया ही होगा, if not clinically. तो reflexes, जो reflexes होते हैं, deep tendon reflexes, वो क्या होते हैं? Those are the responses towards the particular stimulus only, है ना? तो जब आप टैप करते हो, टेंडन से परकशन करते हो, पर्टिकुलर बाइसेप्स जर्क हो गया, चाहे ट्राइसेप्स होगा, सुपिनेटर हुआ, नी जर्क हो गया, एंकल हुआ, तो ये भी तो रिफ्लेक्स आपका रिस्पॉन्स सिर्फ इट इज बेसिकली कोरिलेटेड विद द स्टिमुलस, द रिस्पॉन्स इज कोरिलेटेड विद द स्टिमुलस, एंड एवरी टाइम यू टेस्ट, अनलेस द मसल गेट्स फटीग्ड और द पेशेंट इज पेन और सम अदर लोकल ट्रॉमा, तब तक आपको रिफ्लेक्सेस डीटीआरस आप यू कैन इलिसिट, राइट, इन अ नॉर्मल पर्सन जनरली। वो अलग बात है, देयर आर लॉट ऑफ एनवायरमेंटल साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। एक तरह का स्टिमुलस अगर दिया जाता है तो बच्चा वो ही रिस्पॉन्स शो करता है, मतलब ऐसा नहीं है बाइसेप्स आपने किया तो उसमें फ्लेक्शन की जगह एक्सटेंशन आ जाएगा, ठीक है? रिस्पॉन्स आपका, इट हैज टू हैव दैट पर्टिकुलर रिस्पॉन्स विच इज अगेन कोरिलेट्स विद दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ रिफ्लेक्स। अगर आपने एंकल जर्क टेस्ट कर रहे हो तो प्लांटर फ्लेक्शन ही आएगा, ऐसा नहीं कि डोर्सिफ्लेक्शन आ जाएगा, राइट? इफ यू आर टैपिंग दी विद द परकशन हैमर, दी टीए, तो that is why, because those are the DTR reflex, वो भी reflex है एक तरह से, but those are not developmental reflexes, वो deep tendon jerks है, ठीक है? But reflex action तो it is always there. Similarly, the primitive reflexes are the reflex actions which originates in central nervous system that are exhibited by normal infants but not neurologically intact adults, ठीक है? हम लोगों में नहीं आएंगे ये developmental reflexes in response to a particular stimuli. So these, you can say that these are the stereotypical response towards a particular stimulus. Stereotypical मैंने आपको पहले भी बोला था, it's a term which has been used for the children with autism also, because they have stereotypy, मतलब every time they have a, you can say they have a tendency, innate tendency, of course, innate tendency to perform repeatedly the same kind of an act, ठीक है? अगर वो if the child has a preference और under या over responsive vestibular system होगा तो वो जैसे spinning कर रहा है तो spinning ही करता रहेगा, मतलब preference इतनी ज्यादा होगी कि पूरे दिन में हर बार करता रहेगा। तो एक stereotypical का मतलब यही होता है कि बार बार वही response आएगा, ठीक है? तो reflexes में भी जब आप, but सबसे important होता है कि पोजीशन हैज टू बी ऑप्टिमम, जिस पोजीशन में चेक करते हैं, जैसे आपको अगेन आई एम कोरिलेटिंग इट विद डीटीआर बट नॉट टू बी कोरिलेटेड, मैं सिर्फ आपको ये मेरा कोरिलेट करने का सिर्फ एक ही मकसद है कि डीटीआर जैसे आपका रिफ्लेक्स एक आपका रिस्पॉन्स टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर स्टिमुलस होता है और उसके लिए आपको पोजीशन सही होनी चाहिए फॉर द एक्सट्रीमिटी, ठीक है, प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल जॉइंट्स की, प्लस द मसल शुड नॉट बी ऑब्वियसली इन अ कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट, तो आप नहीं चेक एलिसिट कर पाओगे। उसी तरह से इसमें भी आपको पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वन। दूसरा, स्टिमुलस हैज टू बी लाइक एज डिफाइंड बाय दैट पर्टिकुलर रिफ्लेक्स। तो स्टिमुलस, जैसा स्टिमुलस होना चाहिए वो वैसा ही होना चाहिए, तभी रिस्पॉन्स वही वाला आएगा, मतलब जैसा रिफ्लेक्स है, ठीक है? सो इट इज अ स्टीरियोटिपिकल रिफ्लेक्स टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर स्टिमुलस, and of course it is always present in an immature nervous system as a part of normal development. But of course, if it persists, अगर ये रहता है beyond you can say 6 months, तो फिर आप कह सकते हो कि ये reflexes have become pathological, ठीक है? So these are termed as infantile, infant or newborn reflexes also, and we all know these occur in a predictable fashion, क्योंकि हमें पता है कि पहले क्या आता है, फिर क्या आता है, धीरे धीरे, क्योंकि हमारा लाइक फॉर अ चाइल्ड maturation of the nervous system start. क्या दिक्कत है भाई?
धीरे करके यू सी दैट द रिफ्लेक्सेस आर बिकमिंग इनहिबिटेड। इनहिबिट समझते हो ना कि मतलब खत्म हो रहे हैं, रुक रहे हैं, बंद हो रहे हैं, एक तरह से इनहिबिट हो जाते हैं बिकॉज यू कैन नॉट एलिसिट दैट। ठीक है, एज द चाइल्ड मैच्योर्स और यू कैन से एज द चाइल्ड नर्वस सिस्टम मैच्योर्स, these reflexes are suppressed by the development of frontal, it's a, you can say the scientific theory states कि जैसे जैसे फ्रंटल लोब मैच्योर होता है, माइलिनेशन प्रोसेस मैच्योर होता जाता है, वैसे वैसे ये रिफ्लेक्सेस इनिबिट होते जाते हैं। ठीक है, सो चाइल्ड का जैसा ट्रांजिशन होता है अप टू अ कॉर्टिकल लेवल चाइल्ड, यू कैन से द हाई कंट्रोल, एज द हाई कंट्रोल टेक्स ओवर, सो लोअर कंट्रोल कम हो जाता है। अपना फंक्शन तो होता रहेगा जैसे आपको पता है, बट ग्रेजुअली these reflexes becomes inhibited, but then of course inhibited, but the reactions tends to become apparent, okay, which remains persistent throughout life. So most primitive reflexes begins to occur in utero, when the child is born. Before birth only they start appearing through the early months of child's postnatal life. These reflexes are replaced by voluntary motor skills. तो आप ओवरऑल ये समझ लीजिए कि अगर रिफ्लेक्सेस रहते हैं बच्चे में, परसिस्ट करते हैं, तो मैच्योर वॉलंटरी मोटर कंट्रोल नहीं आ सकता। ठीक है, दैट इज द डिग्री ऑफ कोरिलेशन। क्यों? क्योंकि रिफ्लेक्सेस का मतलब ये है कि जैसे ही आपने कोई भी रिफ्लेक्स टेस्ट किया, कोई भी पोजीशन में आपने स्टिमुलस दिया, हर बार वही रिस्पॉन्स आएगा। अगर बच्चे का स्टीरियोटिपिकल रिस्पॉन्स आ रहा है, तो फिर वो वॉलेंटरली हाउ कैन ही कंट्रोल द मूवमेंट्स, राइट? अगर मैंने उसका गर्दन, सपोज आई एम चेकिंग फॉर द नेक राइटिंग, I've turned the head towards one side, then the child is lying, और body log roaring तुरंत उस साइड हो गई। तो बच्चे में अगर ये रिस्पॉन्स हर बार आएगा, तो हाउ कैन द चाइल्ड एक्वायर मैच्योर सेगमेंटल रोलिंग ऑन हिज ओन विद हिज ओन विल? तो विल से नहीं हुआ ना, ये तो रिफ्लेक्स रिफ्लेक्स जो होता है वो तो आपने स्टिमुलस देते ही वो रिस्पॉन्स आ जाता है, उसकी मर्जी नहीं है, उसमें कोई मर्जी नहीं है। दैट्स एन इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स। ठीक है, इनवॉलंटरी स्टीरियोटिपिकल रिस्पॉन्स टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर स्टिमुलस, so that is involuntary। और जब तक इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स रहेगा तो वॉलंटरी मोटर स्किल्स तो नहीं डेवलप हो सकते। सो दैट इज व्हाई रिफ्लेक्सेस आर, यू कैन से, की कल्प्रिट मोटर, एक तरह से ब्लॉक्स। ठीक है, फॉर अटेनमेंट ऑफ द वॉलंटरी मोटर कंट्रोल। तो किसी भी बच्चे में अगर प्रेजेंट होगा, प्रेजेंट टर्मिनोलॉजी हम यूज नहीं करते, बट क्योंकि अभी आपको पता नहीं है इसलिए मैं यूज कर रही हूँ कि अगर रिफ्लेक्स आ रहा है एंड द चाइल्ड इज 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, एज आई सेड कि 7 साल तक भी बच्चे में देखा गया है, फॉर द चिल्ड्रन हु हैव न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम, हु हैव सम इंसल्ट टू द ब्रेन। ठीक है, तो उन बच्चों में, यस मैम, स्टीरियोटिपिकल मूवमेंट चाइल्ड में कॉमन होती है? कॉमन मीन्स yes मतलब as a part, yes जब भी सी आपने, अगर I don't know whether you've seen like the up to 6 months of age, have you seen some newborn? किसी ने देखा है? तो आप, अगर किसी ने देखा है तो आप खुद जज करके बताओ कि उन बच्चों में मूवमेंट कैसी होती है। दे कैन नॉट कंट्रोल देयर मूवमेंट, ऑफ कोर्स बाय 6 मंथ्स आते आते तो थोड़ा करते हैं, बट हाथ पैर हिलते रहते हैं। कभी आप क्वालिटी मूवमेंट देखोगे तो इनिशियली बल्कि जिट्रीनेस होती है, हल्की हल्की कम कभी भी होती है, बट दैट्स वेरी लाइक बहुत इट्स फीबल, मतलब इतनी एक्सटेंड तक नहीं होती है, बहुत ग्रेजुअली। और हाथ पैर हिलते रहते हैं बेटा, जैसे हम एडल्ट एज वी स्लीप, वी लाई डाउन और वी परफॉर्म एनी वॉलंटरी एक्ट, वो नहीं होते। कुछ भी चीज लेनी, एक्साइटमेंट में भी हाथ पैर हिलते रहते हैं। कैन यू इमेजिन दैट? हाथ पैर हिलते रहते हैं सुपाइन लाइन में, और कभी भी बच्चा एक्सटेंडेड नहीं रहता जैसे हम लोग रहते हैं ना, व्हेन वी रिलैक्स, व्हेन वी लाई डाउन, तो हम लोग एक्सटेंडेड, मतलब वी कीप आवर हैंड्स रेस्टिंग, वी डू नॉट मूव आवर हैंड्स और लोअर एक्सट्रीमिटीज अनलेस वी आर फिजेटी। ठीक है, लेकिन वो जो चिल्ड्रन लाइक अर्ली डेवलपमेंटल इयर्स में, इयर्स नहीं मंथ्स में, बच्चे मूवमेंट इट्स अ नॉर्मल मूवमेंट। ठीक है, बट देन अभी मैं बहुत ज्यादा इस पे आपको हाईलाइट नहीं कर सकती, बिकॉज अगेन इसमें भी ना क्वालिटी ऑफ मूवमेंट को असेस करने के कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं कि किस तरह की मूवमेंट है, किस तरह का बॉडी पोस्चर है, बहुत सारी चीजें यू हैव टू सी। जैसे ग्रॉसली अगर मैं बोलूं, इफ अ चाइल्ड इज हैविंग मे बी 2 मंथ्स या 3 मंथ्स का है, तो हैंड मूव करेगा,
बट ऐसा नहीं है कि झटके से मूव करे, अगेन दैट इज एबनॉर्मल। समझ आ रहा है कि इट्स नॉट, दे शुड नॉट यस बी मैम। स्पैस्मोटिक मूवमेंट, कोई थ्रस्टिंग मूवमेंट नहीं होनी चाहिए। वो हल्की हल्की, और वो मूवमेंट एक्सकर्शन जो होती है वो आप 15-20 डिग्री के आसपास करता है, ऐसा बहुत एक्सकर्शन ऐसा नहीं होता कि ऊपर से नीचे जैसे पंखा चला रहे वैसा वैसा हाथ नीचे ले जाएगा। इट इज नेवर लाइक दैट। तो again, the quality of movement is very important, very, very important. That is what we as an OT are supposed to observe and examine in NICU. You know that we have a role in NICU also, neonatal intensive care unit. ठीक है? तो वहां पे आपको यही सब चीजें देखनी होती है, क्योंकि उस टाइम पे आपको पता है कि जैसे हम नॉर्मल बच्चों में, एडल्ट आई मीन ग्रोन अप बच्चे में हम मोटर असेसमेंट करते हैं, वैसे नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें तो वॉलेंट्री मूवमेंट होती है। ठीक है? वो अपने आप करेगा, विल पे करेगा। आप उसको कमांड दोगे, इफ ही हैज लाइक सेंसोरियम ठीक है उसका, और कॉग्निशन भी ठीक है, आईक्यू अफेक्टेड नहीं है, तो वो आपकी बात सुन के करेगा, चाहे वो कर ना पाए, दैट इज अनदर थिंग। बट ये जो बच्चे होते हैं इसमें तो होता ही नहीं ना, वॉलंटरी मोटर कंट्रोल ही नहीं है, तो उसमें आपको क्वालिटी ऑफ मूवमेंट देखनी पड़ेगी। हेड शुड नॉट बी एक्सटेंडेड, ठीक है? कोई भी पार्ट है, वो फिंगर्स है, शुड नॉट बी ट्विस्टेड। देयर आर लॉट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंस, जैसे थंब इन पाम होता है, बहुत सारे पोस्चर्स है जो नॉर्मल कपड़े क्यों नहीं नहीं है। चेंज करे वो, वो ये अलग मैंने बात है कि पहन लिया। जैसे ही आपने हाँ, फिंगर हैंड में डालते हो अल्ना साइड से, तो are you dumb? इनवॉलंटरीली No, ही ग्रैस्प इट, बिकॉज I'm ये तो अल्ना ग्रैस्प, ये तो होता Did ही you है not बच्चों में। change your ठीक है? undergarments? तो ये आपको देखना होता है, नॉर्मली भी होते हैं, लेकिन वही मैंने आपको बोला कि Go देखना change your ये होता है कि undergarments. किस तरह की मूवमेंट हो They're रही है। dirty. बहुत ज्यादा जिटरीनेस नहीं होनी चाहिए कि अकड़न के साथ हो रही है, या Quickly फिर go, mama is जैसे gonna ही हाथ come पे to get हिला रहा है you. वैसे ही Go गर्दन पीछे जा रही है, change your दिस इज एबनॉर्मल, undergarments. राइट? Put ऐसा नहीं cream होता। on your तो body हल्की and wear फीबल your मूवमेंट clothes. होती है, एंड इट इज अपर एक्सट्रीमिटी, लोअर एक्सट्रीमिटी में इट इज ऑलवेज टुवर्ड्स फ्लेक्शन, इट इज नेवर एक्सटेंडेड, क्योंकि जब बच्चा, व्हेन द चाइल्ड इज इन वूम बिफोर बर्थ, तो इट इज ऑलवेज कर्ल्ड एंड फ्लेक्स्ड। ठीक है? फिजियोलॉजिकल फ्लेक्स्ड पोजीशन में होता है वो, तो इसलिए उसके आफ्टर बर्थ आल्सो द इफेक्ट रिमेन्स, इसलिए वो फ्लेक्स में ही ज्यादा करता है, एक्सटेंडेड नहीं रहता ज्यादा। ठीक है? ओके मैम। सो जैसे जैसे रिफ्लेक्सेस इनिबिट होते जाते हैं, वैसे वैसे वॉलेंटरी मोटर स्किल्स आते जाते हैं। तो पहली बात आपने जो की पॉइंट इसमें समझा, वो ये कि अगर रिफ्लेक्स अपनी उम्र के बियॉन्ड प्रेजेंट रहेंगे, तो वो वॉलेंटरी मूवमेंट को बहुत सिवियरली इफेक्ट करेंगे। ठीक है? इट विल अफेक्ट वॉलेंटरी मोटर स्किल्स, सो यू हैव टू वर्क ऑन रिफ्लेक्सेस। अगर किसी में परसिस्टेंट है तो, इसलिए परसिस्टेंट टर्म में यूज कर रही हूँ, प्रेजेंट यूज नहीं कर रही हूँ। ठीक है? परसिस्टेंट मतलब अपनी जिस उम्र तक रहने चाहिए नॉर्मली, उस उम्र से आगे तक वो रह रहे हैं। इट इज परसिस्टिंग बियॉन्ड द एज ऑफ नॉर्मल अपीयरेंस एंड डिसअपीयरेंस। तो इसलिए अब आने का भी एक एज होता है, जाने का भी एज होता है नॉर्मली। ठीक है? So when the reflexes are not inhibited, there is usually a neurological problem at hand. इसीलिए सबसे पहले न्यूबॉर्न में रिफ्लेक्सेस ही असेस किए जाते हैं। एक एप्गार स्कोर होता है, एक रिफ्लेक्सेस होते हैं। ठीक है? ये दो तीन चीजें असेस की जाती है। एंड रिफ्लेक्सेस का आपको, जैसा मैंने पहले भी बताया था, कि रिफ्लेक्स की यूटिलिटी होती है, मतलब यू कांट से दैट रिफ्लेक्सेस आर नॉट, इट्स नॉट मीनिंगफुल। व्हाट इज द यूज ऑफ रिफ्लेक्सेस? यू कांट से दैट, बिकॉज these are the, you can say, the early precursors of movement की कुछ मूव करने के लिए कुछ रिफ्लेक्सिव एक्शन बच्चे में जरूरत होती है, सर्वाइवल के लिए, फीडिंग के लिए, उन सब के लिए रिफ्लेक्सेस प्लेज अ मेजर पार्ट। ठीक है? सो सम रिफ्लेक्सेस होल्ड अ सर्वाइवल वैल्यू। रूटिंग रिफ्लेक्स हो गया, ये मैं आपको अभी नेक्स्ट एक बार डिस्कस कर लेंगे कौन कौन से रिफ्लेक्सेस होते हैं। ठीक है? विच हेल्प्स द चाइल्ड इन फीडिंग। रूटिंग एंड सकिंग रिफ्लेक्स होता है जो फीडिंग में हेल्प करता है। And it also helps the child to satisfy or gratify his interaction with parents. So parent child bond is very important during initial developmental years. ठीक है? In fact, अब अभी तो नहीं, लॉकडाउन से पहले ही, like when I was doing my study, यहाँ पे तो ऑटिज्म के बच्चों में जितने बच्चे आते थे इन द डिपार्टमेंट पे आई एम पोस्टेड, उनमें से आई कैन से दैट 60% बच्चों में डेवलपमेंटल जो बॉन्ड होता है ना, पेरेंट चाइल्ड बॉन्ड, दैट वाज अफेक्टेड ड्यू टू सम रीजन और द अदर। ठीक है? it is extremely important, and the, you can say, western world have started realizing it. That is why they have promoted, or they have incorporated different strategies to promote parent child bond. ठीक है? इंडिया में तो आपको पता है, आई मीन सोशल बॉन्डिंग और इस सब में बहुत महत्व दिया जाता है, बट बाहर इतना ज्यादा नहीं होता। ठीक है? बट दे हैव रियलाइज द, लाइक देयर इमोशनल सोशल डेवलपमेंट पे बहुत असर पड़ता है, एंड इंक्लूडिंग द पर्सनालिटी।
इसलिए कंगारू केयर, आई डोंट नो वेदर यू हर्ड ऑफ इट और नॉट, कि शुरू में बच्चे को यू वन मदर शुड बी ऑलवेज होल्डिंग क्लोज टू चेस्ट एंड encircled within the arms of the child, should provide warmth of the body to the child. That's very important for emotional bonding also. ठीक है, तो ये बहुत जरूरी होता है, and these reflexes plays a major part in that. In addition, it helps parent to comfort the infants while allowing the baby to control distress and amount of stimulation they receive. इसका आप ये भी कह सकते हो कि अगर इन बच्चों को comforting position मिलती है, ठीक है, तो these children are not jittery also. एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी, वैसे आपको नहीं इतनी सारी आई मीन स्ट्रैटेजी डू नॉट नो, बट व्हेन द चिल्ड्रन, वेरी स्मॉल चिल्ड्रन, आप उसे झुलाते हो या आप उसको साइड लाइन में लिटाते हो या आप उसको यू लिफ्ट द चाइल्ड विद इन द आर्म्स एंड सर्कल एंड रैप, तो द चाइल्ड फील्स comforted. Okay, so these components have been brought into the techniques that we apply also, something called neutral warmth. वो तो आप फोर्थ में पढ़ोगे, बट ये सारी चीजें जो होती है जो बच्चे के इमोशन, सोशल सारे स्टेट को भी रेगुलेट करती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है इनिशियली. ठीक है, नाउ मैच्योरेशन, दैट इज व्हेन द रिफ्लेक्सेस appear in the normal age and disappear or inhibit or modify for the partial reactions to appear. We term it as reflexive maturation. ठीक है, so the neonate exhibits a number of reflexes that demonstrate the activity of neonate's central nervous system and provide the basis for later motor development. तो एक ये पायदान होता है voluntary motor control acquire करने के लिए. ठीक है, that is how it is extremely important. आपको पायदान या lower सीढ़ी नहीं मिलेगी तो सीधा ऊपर जाना is next to impossible. As the child or infant grows, the reflexes become more complex to allow further motor development. ठीक है, मतलब कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द रिफ्लेक्सेस, अगर आप अब हम देखेंगे कि हर एक लेवल पे रिफ्लेक्स थोड़े चेंज होते जाएंगे. ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी ऐड होती जाएगी डिपेंडिंग अपॉन द न्यूरोलॉजिकल लेवल. तो आपको एक और बहुत इंपॉर्टेंट यू कैन से की पॉइंट इज कि आप जब रिफ्लेक्सेस चेक करते हो, सपोज द चाइल्ड हैज कम 1 ईयर का है तो उसको करने ही करने हैं रिफ्लेक्सेस एंड रिएक्शन. तो ठीक है, वो बाकी भी करने होते हैं क्योंकि इसमें परसिस्टेंट होते हैं जनरली. तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा अगर आपने ऐसे किया और आपको स्पाइनल लेवल रिफ्लेक्स मिल रहा है तो, बट नेक्स्ट लेवल नहीं आ रहा है, तो यू विल गेट टू नो कि अभी रिफ्लेक्सिव मैच्योरेशन अप टू स्पाइनल लेवल हुआ है, अभी मिड ब्रेन स्टेम मिड ब्रेन स्टार्ट नहीं हुआ है. सो यू कैन वर्क ऑन इंटीग्रेशन ऑफ दीज लोअर लेवल रिफ्लेक्सेस. ठीक है, तो इट गिव्स आइडिया आल्सो, बैकग्राउंड आइडिया कि बच्चे का सेंट्रल नर्वस सिस्टम डेवलप कैसे हो रहा है. So as the CNS develops, many of the early reflexes are inhibited and others are modified, and gradually it becomes more complex. ठीक है? So again, these are changes it's a part of the change of the maturation of the nervous system. ठीक है? अगर ये नहीं होगा तो ये it will definitely affect or interfere with the development of अदर एक्शन. जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर इनिबिट नहीं होता है, अगर लोअर लेवल रिफ्लेक्स नहीं है, हाथ पैर एक साथ चल रहे थे, सर्टेन रिफ्लेक्सेस जिसमें हाथ पैर एक साथ चलते हैं, तो हाउ कैन वी एक्सपेक्ट कि बच्चा खड़ा होगा जिसमें रेसिप्रोकल मूवमेंट चाहिए, राइट? सो दीज इंटरफेयर विद द यू कैन से मैच्योर लेवल रिएक्शंस. अगर ये प्रिमिटिव रिफ्लेक्स रहते हैं तो नाम से ही पता चल रहा है कि प्रिमिटिव है ये, समथिंग विच इज वेरी अर्ली ड्यूरिंग द डेवलपमेंटल ईयर्स. प्रिमिटिव, ओके, प्रिमिटिव मींस जैसे प्रिमिटिव मैन बोलते हैं ना, हम लोग आदि मानव प्रिमिटिव मैन बोलते हैं, तो वो था रॉ था, दैट वाज रॉ एंड नॉट नोइंग द यू कैन से द complexities of life, not showing the differential activities, differential planning, ये सब नहीं थी उनमें, तो प्रिमिटिव मैन था. वैसे ही प्रिमिटिव स्टेट रहेगा न्यूरोलॉजिकल सिस्टम का, इसलिए उसको प्रिमिटिव बोला जाता है. ठीक है, तो आपके हायर लेवल जो हमें चाहिए वो नहीं आ पाएंगे. अब हम प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस जो न्यूबॉर्न में प्रेजेंट होते हैं वहां से स्टार्ट करते हैं. ठीक है, प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस में पहला सकिंग और रूटिंग होता है, व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑब्टेनिंग रिफ्लेक्सिव न्यूट्रिशन आल्सो. ठीक है, सकिंग में यस मैम 6 मंथ तक इट मींस वो कुछ भी वॉलंटरी एक्टिविटी नहीं करता, सारे प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस होते हैं. नहीं, मैंने 6 मंथ बेटे आपको ओवरऑल बोला है, बट 4 मंथ्स में 3 मंथ्स में आप उसको देखोगे गाइडेड एक्शन शुरू हो जाता है, एस्टैब्लिश नहीं होता है. एस्टैब्लिश पूरी तरह से नहीं होता, बट हाँ काफी चीजें हो जाती है बेटा. आजकल तो आपको पता है पहले के कंपैरिजन में
इतना सारा एनवायरमेंटल एंड जेनेटिक कोड चेंज होता है, यू ऑल नो दैट राइट, बिकॉज पेंडेमिक आ रहा है, आपको ये भी पता है कि वैक्सीनेशन के साथ जेनेटिक मटेरियल चेंज होता है, इसलिए अडेप्टेशन हो रहा है, नया वेरिएंट आ रहा है, यू ऑल नो दैट। सो यस सो यस व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज, आप ये मान लीजिए बेटा कि जो क्या पूछा था आपने? मैम, ये कि वॉलेंटरी एक्टिविटी नहीं होती, सिर्फ प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस होते हैं हाँ, 6 आपने मंथ पूछा था कि 6 मंथ के तक कोई वॉलंटरी नहीं होता, है ना? तो व्हाट आई एम टेलिंग यू इज़ कि जनरली अभी आप रिफ्लेक्सेस करोगे तो 2 टू 4 मंथ्स पे ही ज़्यादा आते हैं, ठीक है? बट उसके साथ कई मूवमेंट आनी शुरू हो जाएँगी आपकी। और आज की डेट पे अगर आप देखोगे तो इवन यू वुड फाइंड दैट 10 मंथ्स में भी बच्चे चलने लग जाते हैं जो पहले 12 से 15 महीने में चलते थे, है ना? पहले से देयर इज़ लॉट ऑफ यस मैम एनवायरमेंटल एंड जेनेटिक चेंज यू कैन से। तो अभी आप 6 मंथ का बच्चा अगर आप माइलस्टोन के टर्म्स में देखोगे तो बच्चा कर लेता है बेटा रिफ्लेक्ट, लेकिन जब बच्चा गर्दन उठाता है तो आपको पता चलेगा कि हमारी तरह गर्दन नहीं उठाता, ठीक है? नॉर्मली जैसे हम करते हैं वैसा नहीं कर पाएगा कि गर्दन भी उठा दिया और लेग्स भी उठा पाया और डिफरेंशियल मूवमेंट कर रहा है। बट 6 मंथ तक बच्चा नेक कंट्रोल एंड रोलिंग, ये 2 चीजें बच्चे में आती है। पूरी तरह से एस्टेब्लिश नहीं होती बट आ जाती है, ठीक है? 6 मंथ तक। तो रिफ्लेक्स का इफेक्ट रहता है, दैट इज व्हाई मैं आपको बार-बार एक चीज बता दूं, कहीं आप कंफ्यूज ना हो कि रिफ्लेक्सेस जनरली, मैंने 6 मंथ्स आपको ओवरऑल बोला है बिकॉज़ डिफरेंट बुक्स हैव मेंशन्ड डिफरेंटली। बट ये 2 महीने, 3 महीने, उस 4 महीने वहीं तक नज़र आएँगे, वो भी इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते कभी भी। आप समझ गए? कुछ को छोड़ के, जैसे न्यूट्रिशन वाला जो पार्ट है, सकिंग न्यूट्रिंग रूटिंग, जो व्हिच वुड बी प्रेजेंट इन अ न्यूबॉर्न, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। ग्रास्प भी स्ट्रॉन्ग होता है, मोरो भी बहुत स्ट्रॉन्ग होता है जब पैदा होते हैं बच्चे तो, ठीक है? फॉर अ न्यूबॉर्न। बट जो बाकी स्पाइनल लेवल और बाकी रिफ्लेक्सेस होंगे वो आपके आते हैं, बट मूवमेंट धीरे-धीरे आपको नज़र आने लग जाएगी क्योंकि 2 मंथ्स तक रहता है आपका स्पाइनल लेवल। उसके बाद आपकी मूवमेंट आती है और मिड ब्रेन, ब्रेन सिस्टम में तो आपकी बहुत सारी मूवमेंट्स आ जाएगी। नेक कंट्रोल आ जाएगा, बॉडी कंट्रोल आना शुरू हो जाता है। ठीक है? तो आप ये नहीं कह सकते कि रिफ्लेक्सिव के साथ भी वॉलंटरी मूवमेंट आनी शुरू होती है। कुछ पार्ट की वॉलंटरी मूवमेंट आती है, कुछ पार्ट आप यू कैन से दैट दीज़ आर सर्टेन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ रिफ्लेक्सेस। और अदर देन द सर। नियोनेट रिफ्लेक्सेस बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली एकदम वैसा पोस्चर है, नहीं होता। ओके मैम, तो मैम वी कैन से कि अगर स्टार्टिंग के न्यूबॉर्न बेबी में 1 मंथ तक सिर्फ रिफ्लेक्सेस रहे, सिर्फ। ऐसा नहीं है, 2 मंथ में भी आप एलिसिट कर सकते हो। 2 महीने में, 3 महीने में आप एलिसिट कर पाओगे रिफ्लेक्सेस। बट जैसे-जैसे मैच्योर होता जाएगा ना, आपके रिफ्लेक्सेस धीरे-धीरे कमज़ोर होते जाएँगे और बहुत नहीं स्ट्रॉन्ग नहीं मैम, होंगे। मैं ये पूछ रहा हूँ कि जब बच्चा मतलब न्यूबॉर्न है, जो अभी बिल्कुल डिलीवरी हुई है, हाँ, इसके 1 मंथ तक उसमें वॉलंटरी रहते हैं कुछ एक्शंस? वॉलंटरी एक्शन उसमें बिल्कुल नहीं होते बेटा। 1 हाँ मंथ में यस। कुछ नहीं होते, कुछ भी नहीं ओ, होते, नथिंग, नॉट एट ऑल। तो मैम 2 ऑन मंथ दैट तक आपको टाइम, कुछ उस नहीं टाइम मिलेंगे। सिर्फ यस, रिफ्लेक्सेस यस, रहते हैं। यस, 2 मंथ्स तक आप कह सकते हो। 2 मंथ्स तक आपका वो अलग बात है कि टर्निंग शुरू होने लग जाती है, बट वो भी आपको रिफ्लेक्सिव नज़र आएगी। जैसे हम गर्दन जब इस तरफ करते हैं, तो आपको हाथ-पैर में कोई टोन बढ़ाने की ज़रूरत थोड़ी होती है। होती है क्या? आराम से कर सकते हो आप। बट वो बच्चा जब यस। नेक टर्निंग करेगा तो यू वुड से कि थोड़ी-सी आपकी जिस साइड टर्न कर रहा है, उस साइड में थोड़ी-सी कॉन्ट्रैक्शन आपको नज़र आएगी बॉडी में भी। ठीक है? तो वो कंट्रोल तो नहीं हुआ। सो दैट इज़ व्हाट आई एम सेइंग। ऑलराइट? यस मैम। नाउ जैसे ये 4 रिफ्लेक्सेस है, ये आपको बहुत ज़्यादा मैग्नीफाइड दिखेंगे बच्चों में, जो न्यूबॉर्न होता है, बिकॉज़ चिल्ड्रन आर प्रेजेंट विद इट। सकिंग और रूटिंग में 2 चीज़ें हैं, जैसे हर एक रिफ्लेक्स अगर आपको टेस्ट करना हो, एग्ज़ामिन करना हो, लिखना हो, ठीक है? या क्लिनिकली टेस्ट करना हो, तो आपको 3 चीज़ें ही पता होनी चाहिए। एक तो कि ये रिफ्लेक्स के लिए चेक करने के लिए पोज़ीशन क्या है, दूसरा स्टिमुलस क्या है, चौथा मतलब तीसरा रिस्पॉन्स क्या है। सकिंग और रूटिंग के लिए, सकिंग में तो पोजीशन लाइन भी हो सकती है और सेमी अपराइट भी हो सकती है, ठीक है? सेमी अपराइट का मतलब होता है जैसे बच्चे में सिटिंग तो आती नहीं है, ठीक है? 0 टू 2 मंथ बिल्कुल भी सिटिंग नहीं होती है, तो उसमें बच्चे को आपने यू आर रेस्टिंग इन योर आर्म्स, ओके? सपोर्टेड कंप्लीटली। उस वैसे भी चेक कर सकते हो सेमी रिक्लाइन पोजीशन में और सुपाइन में भी चेक कर सकते हो। तो सकिंग के लिए क्या करना है, यू थेरेपिस्ट हैज टू प्लेस द इंडेक्स फिंगर ओवर द लोअर लिप ऑफ द चाइल्ड, ठीक है? तो इनवॉलंटरी सकिंग स्टार्ट हो जाएगी। सो दिस इज रिस्पॉन्स इज सकिंग, इनवॉलंटरी सकिंग। तो दैट इज सकिंग रिफ्लेक्स।
ओके नेक्स्ट इज रूटिंग रिफ्लेक्स. Rooting reflexes when the child is it is an analogous position. Position is supine line और जैसे मैंने आपको बताया सेमी रिक्लाइन भी हो सकती है. उसमें therapist has to stimulus is the therapist has to stroke blunt with some blunt object or finger से ही in fact from the towards the lateral aspect from the angle of the mouth. मतलब ये जैसे है तो आपने अपनी फिंगर एंगल ऑफ द माउथ पे रखी और स्लाइटली आप उसको चीक से लेटरल आउटवर्ड ले जाएंगे धीरे धीरे. ठीक है तो बच्चा क्या करेगा द चाइल्ड वुड टर्न हिज हेड टुवर्ड्स द स्टिमुलस साइड. स्टिमुलस साइड आपका है जो भी जिस साइड भी ले जा रहे हो तो बच्चा अपना फेस माउथ टंग एंड कंप्लीटली रोटेट करेगा टुवर्ड्स द साइड ऑफ द स्टिमुलस. सो ये दोनों रिफ्लेक्स जो होते हैं वो न्यूट्रिशन में हेल्प करते हैं बच्चे को टू ऑब्टेन द न्यूट्रिशन. ठीक है सकिंग एंड न्यूट्रिशन सोर्स. तो ये दोनों प्रेजेंट होते हैं बच्चे में. इवन इफ द आईज इज क्लोज द चाइल्ड वुड टर्न टुवर्ड्स द साइड ऑफ द स्टिमुलस. ठीक है सकिंग रूटिंग क्लियर है. यस मैम. देन इज ग्रास्प रिफ्लेक्स एंड मोरो रिफ्लेक्स. ग्रास्प जो होता है बुक्स में ज्यादातर आपका अल्ना ग्रास्प भी दिया हुआ है बट टो ग्रास्प भी होता है. ठीक है ग्रास्प रिफ्लेक्स बच्चों में बहुत ही कॉमन है. उसमें आप कैसे चेक करोगे व्हेन द यू हैव टू इंसर्ट योर फिंगर फ्रॉम द लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द फ्रॉम द अल्ना साइड ऑफ द चाइल्ड हैंड ऑन द यू कैन से द पामर साइड. ठीक है समझ आ गया. आपका पाम ओपन है ना बच्चे का सेमी क्लोज ही रहता है. दैट इज व्हाट इज द चाइल्ड दैट्स अ रेस्टिंग पोजीशन. आप सीधा कभी नहीं रखते. हम रखते हैं कभी सीधा. हमेशा स्लाइटली कर्ल्ड होती है फिंगर्स. दैट इज अ रेस्टिंग पोजीशन. तो आप थेरेपिस्ट को चेक करने के लिए स्टिमुलस क्या है लाइंग पोजीशन ही होगी. ठीक है हाथ में कुछ और चीज नहीं होनी चाहिए. तो आपको फिंगर ले जानी है अल्नर साइड ऑफ द हैंड से अंदर की तरफ हाफ अंदर. ठीक है सो यू वुड प्लेस योर फिंगर from the ulnar side towards the middle. The child would responses child would involuntarily grasp your finger. ठीक है तो that is termed as इसको ulnar grasp reflex भी बोलते हैं grasp reflex भी बोलते हैं. और ऐसे ही आपको फुट ग्रास्प भी बोलते हैं इसको टो ग्रास्प भी बोलते हैं. फुट ग्रास्प में क्या करना है आपने अंडर जैसे आपका एमटीपी जॉइंट होता है वहां पे आपको यू हैव टू प्लेस योर फिंगर हॉरिजॉन्टली. ठीक है तो बच्चा क्या करेगा अपनी टोस को कर्ल करने की कोशिश करेगा. ठीक है बट उसके बियॉन्ड नीचे नहीं करना है कि आप मिडल ऑफ द फुट से करो या आप हील रीजन पे करो. ठीक है सोल और एमटीपी जॉइंट के पास ही करना है. आप समझ आएगा टो ग्रास्प और अल्ना ग्रास्प. वो अलग बात है कि अल्ना ग्रास्प को ज्यादा इलिसिट किया जाता है. ठीक है क्योंकि इन सर्टन केसेस यू कैन से कि ये जो सीपी के बच्चे होते हैं ना हु डेवलप्स बिकॉज इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी प्लेज इट्स रोल. तो अगर बच्चे में टीए टाइट होगा तो उसमें इतना एपरेंट नहीं हो पाता है. सो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर. कई बार क्या है कि आपके पास बच्चा तो 2 मंथ्स का आया मतलब 2 मंथ्स या 4 मंथ्स मान लीजिए 2 to 4 मंथ्स के बीच में आया बट उसमें स्पास्टिसिटी आनी शुरू हो गई. ऑल्दो जो स्पास्टिक भी बच्चा होगा ना शुरू में वो स्पास्टिसिटी इतनी ज्यादा कभी नहीं होती है. धीरे धीरे बढ़ती है वो क्योंकि when the child is born he is never spastic as such. टाइटनेस है तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग. कोई कॉन्जिनेंटल एनोमली है दैट इज अ डिफरेंट थिंग. डिफॉर्मिटी है दैट इज अ डिफरेंट थिंग. बट जो मसल स्पास्टिसिटी होती है वो नहीं होती इतनी ज्यादा जब भी when the child is born. ठीक है तो धीरे धीरे जैसे फीट विद इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी रहने लगता है तो टीए टाइटनेस बढ़ता जाता है. तो जैसे जैसे बढ़ता जाएगा उस केस में भी यू वुड नॉट सी ग्रास्प रिफ्लेक्स. ठीक है दैट इज बिकॉज ऑफ द इफेक्ट ऑफ स्पास्टिसिटी आल्सो. तो ये दैट इज ऑल्सो टू बी चेक्ड. देन इज योर मोरो रिफ्लेक्स. मोरो रिफ्लेक्स का अगेन अगर आपने आई डोंट नो बुक फॉलो करी है तो मोरो एंड स्टार्टल दो रिफ्लेक्सेस है जो बहुत मिलते जुलते हैं. यू कैन से कि स्टार्टल इज अ पार्ट ऑफ मोरो रिफ्लेक्स ओनली. स्टार्टल का मतलब होता है चौंकना. ठीक है तो मोरो रिफ्लेक्स में बहुत सारी टेस्टिंग पोजीशन है बट आपको मैं मेजर ही बता रही हूँ कि मोरो रिफ्लेक्स के लिए चाइल्ड हैज टू बी स्लाइटली लिफ्ट किया हुआ है. ये तो आपका था टू एंड अल्नार ग्रास्प.
मोरो के लिए यू हैव टू, अगर आपने उसको बच्चे को एक प्लिंथ पे लिटाया या सस्पेंड किया, हल्का सा हेड ड्रॉप करना है, बट ये बहुत रिस्की है फॉर द बिगिनर्स, ठीक है। हेड को झटके से बच्चा पीछे गिरा सकता है, अगेन इट डिपेंड्स। तो आप, या फिर हाइपोटोनिक बच्चा है, बहुत ज्यादा ढीलापन है, तो बच्चा तो वैसे ही बहुत झटके से हेड पीछे की तरफ ले जाएगा। तो rather than testing like this, you can also test by clapping behind the ear of the child. कोई और साउंड नहीं होनी चाहिए, तो that also evokes the startle response, ठीक है। तो बच्चा क्या करेगा, hands completely abduction and fingers open, ठीक है। abduction, flexion और elbow का extension, hands open. This is the first phase of the Moro reflex, followed by the opposite. फिर वो flex कर लेगा elbows को and fingers would close, fisting हो जाएगी, close to body. तो phase 1 और phase 2 होते हैं मोरो रिफ्लेक्स में। कुछ बुक्स में नहीं डिफाइन किया, सिर्फ आपका स्टार्टल रिस्पॉन्स डिफाइन किया हुआ है। तो मोरो में एक तो स्टार्टल रिस्पॉन्स होता है चौंकना, बिल्कुल हाथ पैर खोल दिया, हाथ खोल दिया, ठीक है, दैट इज अ चौंकना रिस्पॉन्स एब्डक्शन में। एंड देन फॉलोड बाय आपका फ्लेक्शन रिस्पॉन्स, ठीक है। समझ आ गया मोरो रिस्पॉन्स? यस मैम। तो हाँ, तो इसमें जनरली जैसे मैंने आपको बोला ना, फॉर बिगिनर्स, अगर आप क्लिनिक में आते होते तो आपको जो रिफ्लेक्सेस देते, तो हम ड्रॉप वाला आपको नहीं देते, बिकॉज दिस इज अगेन एज आई सेड कि बहुत रिस्की होता है ड्रॉप करने वाला। तो आप स्टार्टल रिस्पॉन्स दे सकते हो बच्चे को बैक ऑफ द हेड। अगेन व्हाट इज टू बी सीन इज, बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट है कि बच्चे में हियरिंग डेफिसिट तो नहीं है कहीं, उन बच्चों में चौंकना ऐसे नहीं आएगा ना, फिर देन यू प्रोड्यूस द साउंड बाय क्लैपिंग बिहाइंड द ईयर, तब तो बच्चे में रिस्पॉन्स नहीं आएगा, बट ड्रॉप ऑफ हेड में आएगा, ठीक है। तो व्हाट यू कैन डू इज, यू कैन ऑलवेज प्लेस अ पिलो अंडरनीथ, हल्का सा ड्रॉप करोगे एंड देन प्लेस अ पिलो एंड यू सपोर्ट योर हैंड। मतलब इतना जजमेंटल होना पड़ेगा आपको कि जैसे ही आपने हल्का सा ड्रॉप किया, आपको सपोर्ट भी करना है। तो रिस्पॉन्स देखना है आपने, और रिफ्लेक्स देखने के लिए आपको बहुत ऑब्जर्वेंट होना पड़ेगा, बिकॉज यू शुड नो व्हाट हैज टू बी द रिस्पॉन्स, व्हाट इज अ नॉर्मल रिस्पॉन्स, ठीक है। तो वो जैसे ही आता है वो आपको पता चलना चाहिए कि ये रिस्पॉन्स आ रहा है। जरूरी नहीं इतना मैग्नीफाइड आएगा कई बच्चों में, so that is important. After the neonatal reflexes जो present in born होते हैं, they are spinal level reflexes. ये रिफ्लेक्सेस की एक खासियत है कि जनरली जो मोस्टली रिफ्लेक्सेस स्पाइनल लेवल के हैं, दे आर फेजिक और मूवमेंट रिफ्लेक्सेस व्हिच कोऑर्डिनेट मसल्स ऑफ एक्सट्रीमिटीज इन पैटर्न्स ऑफ ईदर टोटल फ्लेक्शन होगा या एक्सटेंशन होता है इसमें, ठीक है। दे मे बी प्रेजेंट इन नॉर्मल चाइल्ड विद इन फर्स्ट 2 months ऑफ लाइफ, जनरली 2 months तक रहते हैं, उसके बाद नहीं रहते। परसिस्टेंस, अगर ये 2 महीने से ज्यादा रहते हैं तो इट इंडिकेट्स इमेच्योर or delayed central nervous system. In fact, it is delayed central nervous system maturation. ठीक है, या फिर there is an insult to the CNS. अब इस लेवल की क्या सिग्निफिकेंस है, नॉर्मल में भी आपको पता होनी चाहिए। अगर नॉर्मली में आप चेक करते हो 2 महीने के अंतर तक, तो ये रिफ्लेक्सेस आएंगे, ठीक है, प्रेजेंट होंगे, एलिसिट हो सकते हैं। कंप्लीट डोमिनेशन बाय दीज रिफ्लेक्सेस रिजल्ट्स इन एपिडल क्रीचर और एपिडल पोस्चर। मतलब आप ये मान लो, अगर कोई बच्चा है, ठीक है, उसमें आपको स्पाइनल लेवल, विच इज वन ऑफ द लोएस्ट लेवल रिफ्लेक्सेस प्रेजेंट है, वो बच्चा आपका 4 साल का है, 2 साल का है, तो ये रिफ्लेक्स इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और इट वुड ब्लॉक द नॉर्मल डेवलपमेंट so much that the child would not be able to come out from the apedal position. Now I would again tell you the positions basically are based on the reflexes. अगर आप करते हो कि कौन सा रिफ्लेक्स किस पोजीशन तक गवर्न कर सकता है, तो एक होती है एपीडल पोजीशन। पीडल मतलब आपको पता है बेयरिंग वेट ऑन द फुट, ठीक है। तो एपीडल मतलब बिना पैर वाली पोजीशन, दैट मींस इट इज ऑलवेज अ लाइंग पोजीशन। सुपाइन और प्रोन एंड सुपाइन को, लाइंग पोजीशन को एपीडल पोजीशन कहा जाता है। तो अगर किसी बच्चे में, कितनी भी उम्र का बच्चा हो, उसमें स्पाइनल लेवल रिफ्लेक्स परसिस्टेंट आ रहे हैं, परसिस्टेंट और ऑब्लिगेटरी, मतलब बियॉन्ड काफी उम्र के काफी महीनों बाद भी ये रिफ्लेक्स उसमें पाया जा रहा है, तो वो बच्चा लाइंग पोजीशन में रहेगा, ऊपर अपराइट नहीं कर पाएगा, he cannot come out from this particular position, ठीक है। तो that is important, इसकी functional significance is this कि if it is present, the child would not, present नहीं, sorry, persistent, तो child would not be able to come out from the apedal position, ठीक है। और इनमें आते हैं 3 रिफ्लेक्सेस, स्पाइनल लेवल रिफ्लेक्स के 3 रिफ्लेक्सेस आते हैं, फ्लेक्सर विड्रॉल, क्रॉस एक्सटेंशन और एक्सटेंसर थ्रस्ट।
सबसे पहले फ्लेक्सर विड्रॉल की अगर हम बात करें तो इसको टेस्ट करने के लिए टेस्टिंग पोजीशन को आप टेस्टिंग पोजीशन कह सकते हो। टेस्टिंग पोजीशन जो होगी दैट वुड बी सुपाइन लाइन, ठीक है। ये तीनों सुपाइन लाइन में ही टेस्ट करने हैं। सुपाइन लाइन होगा देन आप यू वुड place your stroke with your finger the sole of the foot, ठीक है। सोल और हील होते हैं ना फुट में प्लांटर एस्पेक्ट पे, तो आपने सोल पे हल्का सा ब्लंट ऑब्जेक्ट से आप हल्का सा प्रेशर दोगे तो बच्चा लिम्ब को विड्रॉ कर लेगा, ठीक है, अपनी लिम्ब को हटा लेगा। इट्स यू कैन से इट्स विड्रॉल रिस्पॉन्स, दैट इज वाई इसको फ्लेक्सर विड्रॉल। देखो नाम से तुम्हें याद करने का बहुत आसान तरीका मैं बताती हूँ। तुम जो नाम याद करोगे नाम से ही उसका इफेक्ट आपको पता चल जाएगा। फ्लेक्सर विड्रॉल रिफ्लेक्स का मतलब हुआ कि बच्चे ने लिम्ब में आप लोअर एक्सट्रीमिटी में चेक करोगे इसको खाली, ठीक है। लिम्ब में बच्चे ने अपने फुट को विड्रॉ कर दिया, कौन सी पोजीशन में? फ्लेक्स्ड पोजीशन में। तो बच्चे ने जैसा ही आपने स्टिमुलस दिया ऑन द सोल ऑफ फुट, बच्चे ने लिम्ब को विड्रॉ किया, हटा लिया, मतलब फ्रॉम द साइट ऑफ स्टिमुलस, अवॉइड किया उस स्टिमुलस से, हटाया किस पोजीशन में? फ्लेक्स्ड पोजीशन में। So this is how you can remember. It's a flexor withdrawal response. ठीक है? So this is flexor withdrawal. Then is extensor thrust. पहले extensor thrust पता होना चाहिए, फिर cross extension. Extensor thrust. Extensor thrust में भी टेस्टिंग पोजीशन सुपाइन लाइन है। सुपाइन लाइन पोजीशन में you would flex the extended leg, ठीक है। एक्सटेंडेड लेग को जैसे ही फ्लेक्स करोगे सो फ्लेक्सर विड्रॉल हो गया। क्रॉस एक्सटेंशन सॉरी एक्सटेंसर थ्रस्ट। एक्सटेंसर थ्रस्ट में टेस्टिंग पोजीशन इज सुपाइन लाइन and you would flex the extended leg so that there would be extension of the extremity of the other leg, ठीक है। extensor thrust मतलब the child would try to thrust his legs into extension। समझ आ गया दोनों? Am I audible? Yes, ma'am. Okay, I thought I'm disconnected. Then is Yes, ma'am. ओके बेटा, क्रॉस एक्सटेंशन के लिए इसमें भी बहुत सारी लाइक देयर लॉट ऑफ टेस्टिंग पोजीशंस आल्सो एंड स्टिमुलस, वेरिएबल स्टिमुलस। बट आप छोटे बच्चे में चेक करने के लिए व्हाट यू कैन डू इज इट इज टेस्टिंग पोजीशन इज सुपाइन लाइन में ही करना है दोनों तीनों, एंड यू टैप द एडक्टर साइड ऑफ वन लेग, ठीक है। एडक्टर साइड ऑफ वन लेग को अगर आप टैप करते हो तो ऑपोजिट साइड में एडक्शन और इंटरनल रोटेशन नजर आएगा आपको। ऑलराइट, सॉरी तीनों समझ आ गया? Yes, ma'am.
ऑलराइट, सो स्पाइनल लेवल रिफ्लेक्सेस का सिग्निफिकेंस है कि अगर ये परसिस्ट रहेगा तो बच्चा हमेशा एपिडल पोजीशन में ही रहेगा, ठीक है। देन कम्स योर ब्रेन स्टेम। नेक्स्ट हायरार्की में ब्रेन स्टेम लेवल रिफ्लेक्सेस आते हैं। These are again of course it is higher in hierarchy, spinal level से ऊपर है, ठीक है। These are static reflexes which causes changes in distribution of muscle tone throughout the body in response to a change of either, दो चीजें हैं इसमें, आप ये समझ लीजिए कि या तो position of head and body in space होगा या position of head in relation to body, ठीक है। तो इसका इफेक्ट बॉडी का, पोजीशन ऑफ हेड का बॉडी पे या पोजीशन ऑफ हेड इन रिलेशन टू बॉडी पे नजर आएगा इन स्पेस। ये दो तरह के इसमें रिफ्लेक्सेस होते हैं जो आपको नेक्स्ट आई मीन इट वुड बी मोर क्लियर, एंड दे आर मे बी प्रेजेंट इन चिल्ड्रन विद इन फर्स्ट 4 to 6 months। 6 months तक भी कुछ कुछ में मिलते हैं, ठीक है। तो मतलब कई बच्चों में यू कैन से कि 1 month से आना शुरू होते हैं, 2 months, 3 months, 4 months तक रहते हैं। कुछ बच्चों में आपको नजर आएंगे 6 months तक, कुछ बच्चों में जनरली प्रेजेंट नहीं होते 6 months तक। सो परसिस्टेंस बिलो अगेन सी देयर इज ऑलवेज, एक चीज याद रखना, विंडो पीरियड इज इंपॉर्टेंट। एग्जैक्ट टाइम से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है विंडो पीरियड, कि किस उम्र के बाद नहीं प्रेजेंट या परसिस्टेंट होने चाहिए, क्योंकि वो इंडिकेट करता है आपका सीएनएस में देयर इज सम प्रॉब्लम, सम इंसल्ट और डिलेड मैच्योरेशन, ठीक है। और अगर ये रहते हैं, जैसे आपने स्पाइनल लेवल के रिफ्लेक्स अगर रहते हैं अपनी लाइक एज ऑफ अपीयरेंस के बियॉन्ड, इट क्रिएट्स अ एपिडल पोजीशन। सिमिलरली ब्रेन स्टेम में भी इट क्रिएट्स एपिडल पोजीशन, ठीक है। अगर ये प्रेजेंट रहते हैं तो एपिडल इज प्रोन एंड सुपाइन पोजीशन। इसमें 4 रिफ्लेक्स आते हैं, वैसे तो 3 ही है क्योंकि सुपाइन और प्रोन एक ही चीज है, बट जनरली एटीएनआर, एसटीएनआर, टीएलआर, ये 3 रिफ्लेक्स आते हैं ब्रेन स्टेम लेवल रिफ्लेक्सेस। इसमें एटीएनआर है पहला, एसिमेट्रिकल टोनिक नेक रिफ्लेक्स, ठीक है। इसमें अगेन देयर इज लॉट ऑफ कंट्रोवर्सी आल्सो, लाइक इट्स अ डिबेटेबल थिंग आल्सो, कि बहुत सारी बुक्स ने लिखा है, बहुत सारी बुक्स ने, बहुत सारी रिसर्चेस, कि एटीएनआर जो होता है वो नॉर्मल नहीं है, वो पैथोलॉजिकली है। जैसे आपको मैंने नॉर्मली बता रही हूँ कि नॉर्मली इट हैज टू बी प्रेजेंट, बट सर्टेन रिसर्चर्स डिसप्रूव दिस फैक्ट, आई मीन दे डू नॉट एग्री विद दिस पर्टिकुलर फैक्ट, but it has been noted in lots of, in like majority of population, right? एटीएनआर अगर आपने बचपन की एज आई सेड की पिक्स आपने निकाली हो या देखी हो तो उसमें आपको ये मिलेगा। इवन आई हैव सीन इन अ लॉट ऑफ केसेस, राइट, नॉर्मल केसेस। तो एटीएनआर होता है, बट अगेन आई वुड अगेन एम्फसाइज कि आपको सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि एटीएनआर आपका पोस्चर कभी भी फुल फ्लेजेड और स्टैटिक नहीं रहेगा, ठीक है। मतलब उस पोजीशन में बहुत ज्यादा बच्चे ने बॉडी को अकड़ा लिया, ऐसा कभी नहीं होता। वेरी फ्लेक्सिबल और कुछ डिग्री का होता है। एटीएनआर क्या होता है, इट इज लाइक दिस, ठीक है। हल्का सा जैसे ये आ रहा है ना, मतलब जरूरी नहीं है कि कंप्लीट एक्सटेंशन होगा। जैसे ही आपने इसका टेस्टिंग पोजीशन जनरली सुपाइन है, बट अगेन एज आई सेड कि बहुत सारी बुक्स में आपकी सेमी रिक्लाइन पोजीशन भी दी हुई है, बट सुपाइन पोजीशन द आइडियल पोजीशन जिसमें आपको ये रिफ्लेक्स मिलेगा, ठीक है, सबसे ज्यादा। तो जैसे ही आप हेड को, थेरेपिस्ट क्या करेगा, टेस्टिंग पोजीशन सुपाइन में ले आया बच्चे को, फिर यू वुड रोटेट द हेड ऑफ द साइड, हेड ऑफ द चाइल्ड टुवर्ड्स वन साइड, ठीक है। जैसे ये किया आपने, स्टिमुलस दिया, ये अपने हाथ से आपको, यू हैव टू बी वेरी जेंटल, कान खींच के या ऐसा नहीं करना है, बट आई मीन यू हैव टू बी प्रेसिंग विद योर हैंड्स फ्रॉम द लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द चीक और टेम्पल बोन, ठीक है। आपने जैसे ही टेम्पोरल बोन, तो आपने जैसे ही आपने साइड लाइन में ले आए बच्चे को, दैट इज अ रिफ्लेक्स। तो व्हाट वुड हैपन इज, धीरे से आपको नजर आएगा कि फेस साइड जो होगा वो तो आपका एक्सटेंशन हो जाएगा, और जो स्कल साइड होगा वहां पे फ्लेक्शन ऑफ द एक्सट्रीमिटी होगा, ठीक है। और क्योंकि ये रिस्पॉन्स जो है वो दोनों, अगर शरीर को दो भाग में बांट दिया जाए, if you like cut the body into two, you would see that right side and left side responses are asymmetrical, ठीक है, completely asymmetrical, just the opposite you can say। तो इसीलिए इसका नाम है asymmetrical tonic neck reflex, ठीक है, क्योंकि टोनिक इन्फ्लुएंस होता है नेक रिसेप्टर्स का ऑन दी बॉडी, इसलिए asymmetrical tonic neck reflex इसको कहते हैं, ठीक है। तो ये बस व्हाट आई वुड से इज कि सब में ऐसा रिस्पॉन्स देखने में नहीं मिलता। what is seen in a lot of children is slightly it's a feeble response,
ठीक है, बहुत कम होता है, मतलब जैसे, बट रिस्पॉन्स नजर आता है। अगर 2 महीने से 4 महीने के बीच में बच्चा है तो कुछ कुछ पे रिस्पॉन्स हल्का 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 फुल्का आता है। जैसे मैंने रोटेट किया तो आप देखोगे कि हल्का सा हैंड जो है लेफ्ट साइड का स्लाइटली फ्लेक्स होना शुरू होगा, और राइट साइड का इतना एक्सटेंशन नहीं आएगा कि एल्बो कंप्लीटली सीधा, हल्का सा एक्सटेंडेड। मतलब डिफरेंशियली अगर आप देखो तो एक का हल्का फ्लेक्शन, एक का हल्का एक्सटेंशन, थोड़ा सा रिस्पॉन्स, ठीक है, वो नजर आता है कई बार। तो ऐसा नहीं है कि अब ये फुल फ्लेजेड, चाहे इसको फेंसिंग पोस्चर बोलते हैं या आर्चर्स पोजीशन भी बोलते हैं, जैसे तीर चलाते हैं ना, इसको ऐसा बोलते हैं, ऐसा लग रहा है ना बच्चा तीर चला रहा है, तो इट इज, दैट इज व्हाई इट इज टर्म्ड एज फेंसर्स पोजीशन, ठीक है, और आर्चर्स पोजीशन, एटीएनआर। और लेकिन आई वुड एंडोर्स द लाइक, जो जितने रिसर्चर्स ने बोला है कि ये पैथोलॉजिकल होता है, पैथोलॉजिकली ही होता है, उन्होंने ये बोला है ना, बट आई वुड एम्फसाइज कि ये पैथोलॉजिकल जब होता है तो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है। जनरली दिस इज वन रिफ्लेक्स which is generally found in, you can say in 70%, seven more than 70% maybe with children with CP, ठीक है, जिनमें ब्रेन इंसल्ट होती है। 18 तो एक बहुत ज्यादा क्या बोल सकते हो, बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। आई मीन इट्स सीन इन लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन अफेक्टेड विद सेरेब्रल पाल्सी, ठीक है। सो ये कह सकते हो कि आप ये 18 एक बहुत ज्यादा मिलने वाला पैथोलॉजिकल रिफ्लेक्स है, ठीक है। पैथोलॉजिकल मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये उन पर्टिकुलर पेशेंट में पैथोलॉजिकल होता है, 4 महीने से बियॉन्ड होता है, ठीक है, बहुत आगे तक होता है, 2 3 4 साल में भी मिलता है ये रिफ्लेक्स, लेट मी टेल यू। सो यू कैन इमेजिन कि बच्चा जैसे ही मुंह इधर करेगा तो हाथ इधर सीधा हो जाएगा, उधर मुड़ जाएगा। अभी उसको खाना खाना है, कुछ लेना है, तो आप जिस साइड देख रहे हो वहीं से तो लोगे ना, तो हाउ वुड द चाइल्ड परफॉर्म द मूवमेंट, एंड हाउ वुड द चाइल्ड कम टू द रोलिंग पोजीशन आल्सो, दैट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर द चाइल्ड, ठीक है। कोई सिमेट्रिकल पोजीशन नहीं कर सकता, जैसे ही बच्चे को बिठाओगे वैसे ही एक टांग फ्लेक्स हो जाएगी जिस तरफ हेड जाएगा, तो वेट डिस्ट्रीब्यूशन भी नहीं कर पाएगा वो द इचियल ट्यूबरोसिटीज। सो देयर लॉट ऑफ फंक्शनल इंप्लीकेशन, ना तो बच्चा रोल कर पाता है, जिन बच्चों में 18R पाया जाता है वो बच्चे रोल नहीं कर पाते, सिटिंग नहीं कर पाते, क्योंकि वो हाथ पैर की पोजीशन आर अफेक्टेड विद द हेड पोजीशन, हेड रोटेशन। सो दैट इज हाउ इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट, ठीक है। ये चैलेंजिंग रिफ्लेक्स होता है उन बच्चों में, दैट इज ATNR। The next is symmetrical tonic neck reflex. Symmetrical tonic neck reflex का मतलब होता है कि fuck, क्या दिक्कत है चूतड़। कोरिलेशन डायरेक्ट होता है अपर एक्सट्रीमिटी से और इनवर्स होता है लोअर एक्सट्रीमिटी से। समझ आया भाई? यस मैम। दिस इज Yes, STNR, ma'am. ओके। सो मैं TLR करा देती हूँ, उसके बाद आई विल वाइंड अप, ठीक है। तो ये 18R अभी क्लास तो नहीं है, अभी क्लास है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अच्छा ठीक है, चलो नेक्स्ट क्लास में करा देंगे। किसी को कुछ पूछना है? आई विल कंटिन्यू विद द रिफ्लेक्सेस, ठीक है बेटा? यस Okay, please send me the this thing, attendance also. थैंक Okay, यू। ma'am. Okay, तो कल फिर कंटिन्यू करते हैं। We'll end up with the reflexes tomorrow. All right? ओके थैंक यू मैम। Okay, thank you, beta. Thank you, everyone. Thank थैंक you. यू मैम। Thank you, beta.